हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आईएएस गलियारा। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में प्री का जो सिलेबस है उसको शॉर्ट में डिस्कस किया था, जैसा कि यूपीएससी द्वारा लिस्टेड है, और उस सिलेबस को मैंने इस दृष्टि के डॉक्यूमेंट के थ्रू समझाया था। ठीक है, प्रीलिम्स का जो स्टेज होता है उसका। तो मैंने उसमें बताया था कि प्रीलिम्स के 2 पेपर होते हैं, 200-200 नंबर के होते हैं। ठीक है, और बाकी का जो डिस्क्रिप्शन है वो मेरी पहली वीडियो में गिवन है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और इस पीडीएफ का भी लिंक दे दूंगा। ठीक, तो लेकिन जो आज हम इस वीडियो में प्रीलिम्स का जो डिस्कशन होगा ना, वो सब्जेक्ट वाइज होगा। ठीक, तो हम हिस्ट्री सब्जेक्ट लेंगे पहला। ठीक है, जैसा कि जो हिस्ट्री है ना उसमें 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, जो प्री में आते हैं। लेकिन हिस्ट्री के 2 पार्ट और होते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस आफ्टर 1947। जो सिलेबस का पार्ट है, मेन सिलेबस का पार्ट है, विच वी विल डिस्कस लेटर। ठीक, नाउ लेट्स मूव टू द प्रीलिम्स हिस्ट्री पार्ट वाइज सिलेबस। प्रीलिम्स हिस्ट्री पार्ट वाइज सिलेबस, दैट इज एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री के भी 3 पार्ट होता है। एक होता है प्री हिस्ट्री, एक होता है प्रोटो हिस्ट्री और एक होता है हिस्ट्री। जो प्री हिस्ट्री होता है ना, वो अर्लियर मैन वाला स्टेज होता है। अर्लियर मैन, जहाँ पे वो पत्थर से टूल बनाते थे और पत्ते पहनते थे, ये सब अर्ली मैन वाला स्टेज है, जहाँ पे कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, कोई कल्चर नहीं है, कोई सिविलाइजेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन जो प्रोटो हिस्ट्री है ना, उसमें तुम्हारा कल्चर डेवलप हो जाता है, सिविलाइजेशन डेवलप हो जाता है, लेकिन ज्यादातर केस में रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक, लेकिन जो हिस्ट्री है ना, वो प्रोटो हिस्ट्री के बाद वाला फेज है, जिसमें तुम्हें लिटरेरी एविडेंस, रिटन रिकॉर्ड्स, ये सब कुछ मिलता है। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में प्री हिस्ट्री कल्चर की वो बात करें तो मतलब पहले प्री हिस्ट्री आता है, सोर्सेज बताए जाते हैं प्री हिस्ट्री के। स्टोन एज, पैलियोलिथिक हो गया, मेसोलिथिक हो गया। ये क्या है पैलियोलिथिक? अच्छा दोस्तों, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये जो है पैलियोलिथिक ना होकर के नियोलिथिक होगा। ठीक है, चैल्कोलिथिक एज जो कि 4000 बीसी से 1500 बीसी तक है। आयरन एज की बात हुई है, और इम्पैक्ट ऑफ आयरन, ठीक है, ये भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आते हैं पेस्टोरल और फार्मिंग कम्युनिटीज, जिसमें न्यूलिथिक फेज आ गया। फार्मिंग जो है न्यूलिथिक फेज में डेवलप हुई थी। मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक में फार्मिंग नहीं थी। ठीक, चैल्कोलिथिक फेज आ गया, तुम्हारा अर्ली आयरन फेज आ गया, और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है दोस्तों, अब आईवीसी जो प्रोटो हिस्ट्री के पीरियड में आता है, इसमें मेजर सिटीज देखते हैं, टाउन प्लानिंग कैसी थी, हड़प्पन ट्रेड, एग्रीकल्चर कैसा था, डोमेस्टिकेशन करते थे, कौन कौन से एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करते थे, क्राफ्ट्स कैसा था, रिलीजन कौन कौन सा था, मतलब रिलीजन कैसा था वहाँ का, पॉटरी कैसी थी, वेट्स एंड मेजर्स कौन कौन से थे, स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज की बात होती है उधर, इमेजेस कौन कौन सी, जैसे मदर गॉडेस है। ठीक, और तुम्हारा ये सील्स होती हैं, ठीक है, उनके बारे में। फिर डिक्लाइन की बात पे आ जाते हैं, ऐसे ही ये डिक्लाइन हो जाता है आईवीसी का। फिर आती है वैदिक सोसाइटी। वैदिक सोसाइटी में बात करते हैं मतलब आर्यंस कैसे आए। ठीक, आर्यन कल्चर्स के फीचर क्या क्या थे, वैदिक टेक्स्ट कौन कौन से थे, जैसे ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, 4 वेद होते हैं, उनके उपनिषद, अरण्यक, और भी बहुत कुछ चीजें हैं। ठीक है, सोर्सेस क्या क्या थे वैदिक सोसाइटी के और कल्चर के। ठीक, ये हो गया। ज्योग्राफी क्या कैसी थी ऋग्वैदिक पीरियड की, और लेटर वैदिक फेजेस, मतलब जो ऋग्वैदिक पीरियड है उसमें सिर्फ ऋग्वेद आता है, और लेटर वैदिक पीरियड में सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये 3 वेद आते हैं, वो लेटर वैदिक पीरियड का पार्ट है। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी, इवोल्यूशन ऑफ मोनार्की कैसे हुआ, मतलब राजा लोग वहां पे कैसे इमर्ज हुए लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक, सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, वर्ण सिस्टम कैसा था, रिलीजन, थॉट ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। प्री मॉडर्न पीरियड की अगर हम बात करें तो प्री मॉडर्न में हम देखेंगे कि स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जो 16 महाजनपदास थे उनका इमरजेंस कैसे हुआ, वो रिपब्लिक कैसे बने,
और अर्बन सेंटर्स का राइज, मतलब उदय कैसे हुआ अर्बन सेंटर्स का। पहले रूरल सोसाइटी थी, इधर रूरल सोसाइटी है, इधर अर्बन सेंटर्स बन गए, ठीक। फिर प्री मॉडर्न फेज में हम 3 डायनेस्टीज पढ़ेंगे, एक है हर्रेंका डायनेस्टी, एक है शिशुनाग डायनेस्टी और एक है नंदा डायनेस्टी। इधर मतलब ये जो 16 महाजनपदास है, इधर से ही ये आना स्टार्ट हुआ है, मतलब ये अर्बन सेंटर्स बने और इधर राजाओं का उदय हो गया था, ठीक। यहाँ से हमने राजाओं का उदय देखा है ऊपर से, ठीक है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इवोल्यूशन ऑफ मोनार्की, ये जो लेटर वैदिक पीरियड वाला पार्ट है इसमें से, ठीक है। फिर आता है मौर्यन पीरियड में, मौर्यन एम्पायर, जिसमें चंद्रगुप्त के बारे में, बिंदुसार के बारे में हम पढ़ेंगे, मेगास्थनीज के बारे में पढ़ेंगे, अशोका के बारे में पढ़ेंगे और उसके सक्सेसर्स के बारे में पढ़ेंगे। अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है और उसकी साइट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, अशोका धम्मा के बारे में पढ़ेंगे, उसकी फिलॉसफी दी है, मतलब उसकी रिलीजन था धम्मा, ठीक। धम्मा एक वर्ड है जो आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है। बाद में डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। मौर्यन एम्पायर में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसा था, ठीक। वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, आर्ट कैसा था वहाँ का, मतलब पिलर्स वगैरह भी थे उधर, पिलर्स यूज करते थे। जो अशोका है वो पिलर्स बनाता था और स्तूप वगैरह बनाता था, वो सब चीजें हैं उसमें, क्या कहते हैं, कल्चर में, ठीक है। अर्थशास्त्र कैसा था, ठीक। वो मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य का जो वो था गुरु, जो था मतलब पॉलिटिकल एडवाइजर जिसे वो बोलते हैं, चाणक्य, उसने अर्थशास्त्र लिखी थी, ठीक है। इकोनॉमी की बुक नहीं है ये, पॉलिटिकल बुक है, अर्थशास्त्र, ठीक है। चलिए पोस्ट मॉडर्न इंडिया में आते हैं। पोस्ट मॉडर्न इंडिया में फिर वही सब चीजें हैं, सोसाइटी कैसी थी, जाति का जो इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ, जातियां डेवलप होना स्टार्ट हो गई, ठीक। संगम टेक्स्ट सोसाइटी पोस्ट मॉडर्न साउथ में, ठीक। सातवाहन हो गया, पोस्ट मौर्य की बात हो रही है, सातवाहन डायनेस्टी, ठीक है, जो साउथ में थी, नहीं सातवाहन नॉर्थ में थी, हाँ हाँ वो संगम डायनेस्टी थी, ठीक है ठीक है। सातवाहन डायनेस्टी और अदर इंडिजिनस डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी हो गई, और भी बहुत सारी थी। फॉरेन डायनेस्टीज कौन कौन सी हैं, जो इंडो ग्रीक्स थे, मिनांडर हो गया तुम्हारा, और ये सेथियंस हो गए, और एक आध दो और है, वो फॉरेन डायनेस्टीज हो गई। कमर्शियल कॉन्टेक्ट कैसे थे आउटसाइड वर्ल्ड के साथ में, मतलब कैसे ट्रेड करते थे पोस्ट मौर्य के बाद, ठीक है। और आर्ट कैसी थी वहां की, ठीक है। फिर क्या हुआ, पोस्ट मौर्य, मॉडर्न जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। जैनिज्म, अच्छा ये जो जैनिज्म है ना, ये बहुत पहले ग्रो कर चुका था, लेकिन बुद्धिज्म 600 बीसी के आसपास, 584 स्पेसिफिकली बोलूं, मे बी 584 बीसी, ठीक है। जो जैनिज्म था वो, उसमें 24वें तीर्थंकर थे महावीर, लेकिन बुद्धिज्म एक ही, सिद्धार्थ, ठीक है। तो मतलब जैनिज्म बहुत पहले ही इवॉल्व हो चुका था, ऐसा नहीं है कि जैनिज्म बुद्धिज्म एक साथ राइज किए, नहीं, वो 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। फिर गुप्तास की बात होती है, गुप्ता के रूल के सोर्सेस क्या हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री कैसी है गुप्तास की। फाइयान एक चाइनीज ट्रेवलर, उसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। गुप्ता का एडमिनिस्ट्रेशन, वाह वेरी मच इंपॉर्टेंट। गुप्ता का कल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट, और अर्बन सेंटर्स कैसे थे वहां पे, कैसे डेवलप हुआ, ठीक है। और इकोनॉमिक कंडीशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ गुप्ता पीरियड। फिर आते हैं हर्षवर्धन डायनेस्टी पे। हर्षा पीरियड के सोर्सेस क्या हैं, सोर्सेस तो सबके पढ़ेंगे, अर्ली लाइफ, हर्षा की अर्ली लाइफ कैसी थी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ऑफिशियल कौन कौन से थे, मतलब कुछ लोगों को बोल, जैसे अभी आईएएस को कलेक्टर बोलते हैं, कलेक्टर को आईएएस बोलते हैं, ठीक है, ये सब चीजें। तो वहां पे भी सब चीज का एक अलग ऑफिसर हुआ करता था, गुप्ताज में भी, मौर्याज में भी, ठीक है। हर्षवर्धन के टाइम पे बहुत अच्छा सेटअप बन गया था। इकोनॉमी देखेंगे हर्षा के अंडर, सोसाइटी कैसी थी, रिलीजन देखेंगे। सदर्न डायनेस्टीज में देखो, मैंने यहाँ पे बताया था ना, ये सातवाहन डायनेस्टी, ठीक है, तो वो सदर्न डायनेस्टी है, नॉर्थ में नहीं है। सातवाहन डायनेस्टी हो गई, पल्लवा डायनेस्टी हो गई, चालुक्य डायनेस्टी हो गई, पांड्याज हो गए, मदुरई, मदुरई मतलब तमिलनाडु वाला एरिया, ठीक है, पांड्याज। तो दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस इतना ही था, ठीक है, जिसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 11 टॉपिक्स हमने देखे। अब चलिए मिडाइवल इंडिया की तरफ चलते हैं। मिडाइवल इंडिया में हम देखेंगे कि मतलब जो क्या कहते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री जो है 1205 के आसपास, मतलब एक ट्रांजिशन फेज था यहाँ पे।
1206 में तुम्हारा वो क्या कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, हाँ वही है, 1206 में वो आ गया था। सेंट्रल एशियन की पॉलिटिक्स कैसी थी? सबसे पहले तो मिडावल इंडिया में हम ये पढ़ेंगे सेंट्रल एशिया में चल क्या रहा था, ये फेज डेवलप हुआ तो हुआ कैसे इंडिया में, मिडावल इंडिया क्यों बोलने लग गए, सेंट्रल एशिया में पॉलिटिक्स देखी जाएगी। ठीक है, फिर बाबर आया, बाबर आया, ठीक है, कैसे आया कैसे नहीं आया। तिमूरिड्स देखेंगे, तिमूरिड्स हमारे सेंट्रल एशिया में पॉलिटिक्स में है। ठीक है, सेंट्रल एशिया की ये मतलब ट्राइब है, और ये क्या कहते हैं तिमूरिड उज्बेक हो गया, उज्बेक ईरान कन्फ्लिक्ट हो गया बाबर के साथ में। बाबर फिर देखेंगे बाबर कैसे आया इंडिया, मतलब जब उसने आना स्टार्ट किया तो किस किस फेज से वो गुजरा। स्ट्रगल देखेंगे एम्पायर का, कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में, अफगान हो गए, राजपूत हो गए, मुगल्स हो गए। ठीक, स्ट्रगल बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर देखेंगे। बैटल ऑफ पानीपत, दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि सारी जो ज्यादातर लड़ाइयां हैं वो पानीपत में ही क्यों हुई। चलिए आप मेरे को इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है, बहुत ही मतलब फनी टाइप का क्वेश्चन है, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है लेकिन है, जवाब उसका बहुत छोटा है। बाबर की जो प्रॉब्लम्स हैं बैटल ऑफ पानीपत के बाद में वो कैसे इंक्रीज हुई कैसे डिक्रीज हुई उसके बारे में चर्चा करेंगे। राणा सांगा, आय हाय, राणा सांगा के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, बाबर जब आया तो राणा सांगा के साथ में कैसा उसके साथ स्ट्रगल हुआ। प्रॉब्लम्स ऑफ ईस्टर्न एरियाज एंड अफगान, बाबर्स का कंट्रीब्यूशन और सिग्निफिकेंस और उसका एडवेंट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ, स्ट्रगल फॉर एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया, हुमायूं, अफगान। ठीक, उसके बारे में देखेंगे, अफगान के साथ कैसा मतलब रिलेशन था हुमायूं का। अर्ली एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे, और बहादुर शाह के साथ में जो लड़ाई चल रही थी हुमायूं की उसके बारे में बात करेंगे। हुमायूं ने गुजरात कैंपेन किया था उसके बारे में बात करेंगे। बंगाल कैंपेन हो गया, और स्ट्रगल विद शेर खान। आए मतलब हुमायूं के बाद से यूं मानो कि जो शेरशाह सूरी है ना, सूरी वंश की स्थापना हो गई थी। ये लगभग बात है 1556 के आसपास की बात है, यानी शायद, नॉट कंफर्म करके बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, बंगाल कैंपेन किया था, शेर खान बंगाल में राज करता था ये। ठीक है, शेरशाह सूरी यही है शेरशाह सूरी, सूरी एम्पायर की स्टेब्लिशमेंट करी थी उसने, ये रहा, हा सूर्स, यही सूरी एम्पायर वाला। ठीक है, शेरशाह सूरी की जो अर्ली लाइफ है उसके बारे में बात करेंगे। सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ बिहार एंड राइज ऑफ शेर शाह टू पावर, उसके बारे में बात होगी। सूर एम्पायर, हाँ यही मैंने बोला था ना 1556 के आसपास की बात है, ये दोबारा स्टेब्लिश किया था। शेरशाह सूरी ने उसको भगा दिया था, वो मतलब भाग गया था। सूर एम्पायर स्टेब्लिश हो गया 1556 में, फिर आया हुमायूं। ठीक है, सूर वंश की जो क्या कहते हैं सूर डायनेस्टी जो थी उसको खत्म किया। ठीक, फिर कंट्रीब्यूशन देखेंगे शेरशाह का। कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर, अकबर अफगान तो था ही है, कौन, सूर एम्पायर वाला शेरशाह सूरी जो है वो अफगान था। ठीक है, तो उसके साथ में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ। ठीक, स्ट्रगल विद द नोबिलिटी, बैरम खान रेजेंसी, रिवॉल्ट ऑफ उज्बेक नोबल्स। बैरम खान अकबर का पॉलिटिकल एडवाइजर ही था। बैरम खान की रेजेंसी में उन्होंने राज किया था, मतलब अकबर को 12 या 14 साल की उम्र में ही गद्दी पे बिठा दिया गया था। ठीक है, लेकिन वो उस लायक तो नहीं कहूंगा, मतलब वो अभी चलाने योग्य नहीं थे, तो बैरम खान जो बोलता था उसके ऊपर काम करते थे। ठीक है, चलिए अर्ली एक्सपेंशन देखेंगे एम्पायर का। मालवा हो गया, गढ़ कटांगा हो गया, राजस्थान हो गया। ठीक है, गुजरात, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, रिलेशन विद द राजपूत के साथ में कैसे रिलेशन थे अकबर के। ठीक, रिबेलियंस कौन कौन से फेस किए उसने। फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर इन द नॉर्थ वेस्ट में कैसे उन्होंने एम्पायर को इंक्रीज किया। अकबर के जो कंसेप्ट था सुजरेनिटी का उसको देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मुगल एम्पायर का। ठीक है, स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का, वकालत हो गई, मिनिस्ट्रीज हो गई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो गई, डिस्ट्रिक्ट और लोकल गवर्नमेंट हो गई। वर्किंग देखेंगे गवर्नमेंट की कि कैसे काम करती थी। और दोस्तों एक चीज और है, क्वेश्चंस इधर से आता है कि मतलब आप अकबर के कंसेप्ट में देखें और टुडेज वर्ल्ड मतलब टुडेज इंडिया में देखें तो मतलब
एक कंपैरिजन टाइप का आता है कि तुमने उस फेज से क्या सीखा और हम इधर क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये सब। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, दहसल सिस्टम द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मनसबदारी सिस्टम एंड द आर्मी, आर्मी के बारे में भी बात होती है। रिलीजियस व्यूज क्या क्या थे, उसके रिलेशन कैसे थे उलेमा के साथ में। उलेमा एक सेंट्रल एशिया की ट्राइब ही है, ठीक है, मतलब जो नोबिलिटी, हाँ नोबिलिटी है। अर्ली फेज के बारे में बात करेंगे 1556 से लेकर के 73। सेकंड फेज इबादत खाना, इबादत खाना एक मोनूमेंट मतलब बिल्डिंग है ये उसकी, जिसमें वो रिलीजियस एक्टिविटीज करता था। नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो इबादत खाना में इबादत करता था, ठीक है। डिबेट्स मजहर के बीच में ऑर्थोडॉक्स के साथ में जो कंफ्लिक्ट क्रिएट हुआ, ठीक है, उसकी बात करेंगे। उलेमा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मदद ए माश ग्रांट्स। थर्ड और फाइनल फेज में दीन इलाही हो गया, स्टेट पॉलिसीज हो गए, रिलीजियस टॉलरेशन की पॉलिसी जो थी उसने वो अपनाई थी, उसके बारे में बात करेंगे। डेक्कन और मुगल्स, आठवें टॉपिक पे आते हैं। तो डेक्कन स्टेट्स अप टू 1595, मुगल एडवांस टुवर्ड्स द डेक्कन, मुगल जो हैं वो मतलब डेक्कन में कैसे मतलब किस तरीके से जा रहे थे। कंक्वेस्ट ऑफ बेरार, खानदेश एंड पार्ट्स ऑफ अहमदनगर, ये तुम्हारा साउथ वाला रीजन मतलब डेक्कन वाला रीजन आ गया। ये बरार हो गया, खानदेश हो गया, आज का ईस्टर्न महाराष्ट्र कह सकते हैं वो खानदेश है। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, ये सब नीचे वाला पार्ट हो गया, ठीक। राइज ऑफ मलिक अंबर, मलिक अंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक। फ्रस्ट्रेशन ऑफ मुगल अटेम्प्ट एट कंसोलिडेशन, एक्सटिंक्शन ऑफ अहमदनगर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ मुगल, मतलब वही है कि अहमदनगर पे उन्होंने कब्जा कर लिया मुगल्स ने, ठीक, और मुगल्स वहां पे स्टैब्लिश हो गए। सुजरेनिटी भाई बीजापुर, देखा ना, बीजापुर गोलकोंडा आ गया, बीजापुर एंड गोलकोंडा, मतलब उन्होंने सुजरेनिटी को एक्सेप्ट किया मुगल्स की कि हाँ आप राजा हो। शाहजहां एंड द डेक्कन, शाहजहां जब आया तो उसने डेक्कन में क्या किया उसके बारे में बात करेंगे। कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ द डेक्कन स्टेट्स, कल्चरल कंट्रीब्यूशन कैसा था डेक्कन स्टेट्स का, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए 9th टॉपिक पे चलते हैं। फॉरेन पॉलिसी ऑफ द मुगल्स, फॉरेन पॉलिसी कैसी थी मुगल्स की। ऐसा भी बोला मतलब क्वेश्चन आता है फॉरेन पॉलिसी, पहले वाली जो फॉरेन पॉलिसी थी मुगल्स की मतलब यही मुगल्स वाली, इसमें कंपैरिजन करो और आज की फॉरेन पॉलिसी में कंपैरिजन करो, ये क्वेश्चंस आते हैं मेंस के पार्ट में, लेकिन वो हम आगे लेटर डिस्कस करेंगे। अकबर एंड द उज्बेक्स, अकबर की उज्बेक्स के साथ में कैसी पॉलिसी, ठीक है। कांधार, कांधार पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, और उसके रिलेशन कैसे थे ईरान के साथ में, उसके बारे में बात होगी। शाहजहां का जो बाल्ख कैंपेन था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंपेन ऑफ शाहजहां, ठीक है, उसके बारे में बात होगी। मुगल पर्शियन रिलेशन एंड द लास्ट फेज, ठीक है, ये यहाँ फॉरेन पॉलिसी होती है। इंडिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी, जहांगीर का एक्सेशन, हिज अर्ली डिफिकल्टीज, टेरिटोरियल कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर, मेवाड़ के बारे में, ईस्ट इंडिया और कांगड़ा के बारे में। नूरजहां, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो जहांगीर था ना वो नूरजहां के कहने पे काम करता था। नूरजहां राज करती थी, जो प्रॉपर राज है वो नूरजहां करती थी, लेकिन जो मतलब एक पपेट की तरह बैठता था वो नाम था जहांगीर, उसी के कहने पे काम करता था। जो नूरजहां ने अपना जनता बोला, ठीक है। रिबेलियंस ऑफ शाहजहां, कूप दे मैन ऑफ महाबत खान, जहांगीर एज अ रूलर, देखा यहाँ पे जहांगीर ने क्या किया, नूरजहां का जनता बंदा जी सब जो भी है खत्म किया होगा, तभी यहाँ पे ये टॉपिक दे रखा है जहांगीर एज अ रूलर। चलिए स्टेट एंड रिलीजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी, शाहजहां का कंसोलिडेशन और एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर, ठीक। इवोल्यूशन ऑफ द मुगल रूलिंग क्लास एंड द मनसबदारी सिस्टम, उसके बारे में बात होगी। मुगल जो रूलिंग क्लास है वो कैसे इवॉल्व हुई, और जो मनसबदारी है, मनसबदारी दोस्तों, मनसबदारी हमने एक जगह और देखा था ना, एक सिस्टम जो था मनसबदारी, मनसबदारी चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। औरंगजेब के बारे में बात करेंगे। औरंगजेब रिलीजियस पॉलिसीज कैसी थी, नॉर्थ इंडिया और राजपूत के साथ उसका रिलेशंस कैसे थे, ठीक, उसके बारे में बात होगी। वॉर ऑफ सक्सेशन, रिलीजियस पॉलिसी कैसी थी। फर्स्ट फेज रिफॉर्म्स एंड पुरिटेनिकल मेजर्स,
हिंदू टेम्पल्स, जिजिया, जिजिया एक टैक्स था, नॉन ब्राह्मण टैक्स था, नॉन मुस्लिम टैक्स था, हाँ। सेकंड फेज के बारे में बात होंगी, टेरिटोरियल कंसोलिडेशन और एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर के बारे में बात होंगी, नॉर्थ इंडिया का, स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया का, ठीक है। पॉपुलर रिवॉल्ट्स के बारे में, जो जाट्स का रिवॉल्ट था, सतनामीज का रिवॉल्ट था, अफगान्स का, सिख्स का रिवॉल्ट था, उसके बारे में बात होंगी। ब्रीच एंड मारवार विद मारवार एंड मेवार, ठीक है। क्लाइमैक्स एंड क्राइसिस ऑफ द मुगल एम्पायर एंड मराठास इन द डेक्कन, मराठास का होगा, ठीक। भाई मुगल्स कमजोर होने लग गए औरंगजेब के बाद में, औरंगजेब, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मराठास का उदय हो जाता है, ठीक, और शिवाजी का अर्ली करियर स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या होता है, पुरंदर की ट्रीटी होती है जिसमें आगरा में विजिट किया जाता है, और मैं ये वीडियो आगरा में ही मतलब अपलोड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। शिवाजी स्वराज, एक दिन, हाँ एक दिन मैं आगरा की हिस्ट्री के बारे में भी बताऊंगा, चिंता ना करिए। शिवाजी का जो स्वराज्य एडमिनिस्ट्रेशन था, अचीवमेंट से, उसके बारे में बात होंगी। औरंगजेब और डेक्कनी स्टेट्स के बारे में बात होंगी, औरंगजेब ने कैसी कैसी पॉलिसीज अपने डेक्कनी स्टेट्स को लेने के लिए, उसके बारे में, ठीक है। मराठास इन द डेक्कन, मराठास ने डेक्कन के साथ में कैसी कैसी पॉलिसीज अपने, उसके बारे में बात होंगी। असेसमेंट ऑफ औरंगजेब एंड द जागीरदारी क्राइसिस, एक था मनसबदारी, एक था जागीरदारी, ठीक है। चलिए, सोसाइटी कल्चर और ग्रोथ की बात करें तो रूरल सोसाइटी, टाउन्स, टाउन लाइफ, आर्टिसंस, मास्टर क्राफ्ट्समैन, वुमेन, सर्वेंट्स, स्लेव्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा था वहां का, उसके बारे में बात होंगी। रूलिंग क्लास जो है, नोबिलिटी, रूरल जेंट्री, मिडिल स्ट्राटा, कमर्शियल क्लास, उसके बारे में बात होंगी। इकोनॉमिक लाइफ पैटर्न एंड प्रोस्पेक्ट्स, इनलैंड ट्रेड कैसा था उनका, ओवरसीज ट्रेड, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेडिंग, कंपनीज कैसी थी, मतलब कंपनीज, पोजीशन ऑफ इंडियन मर्चेंट ओवर लैंड ट्रेड, मतलब लैंड ट्रेड में जो इंडियन मर्चेंट्स थे वो किस तरीके से व्यापार करते थे। मुगल स्टेट और कॉमर्स के बारे में बात होंगी। ट्रेंड ऑफ इंडियाज इकोनॉमी एंड प्रोस्पेक्ट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। रिलीजन, फाइन आर्ट्स, साइंस और टेक्नोलॉजी, भाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मीन्स एज वेल एज प्रिलिम्स, ठीक है। रिलीजन के बारे में बात होंगी, हिंदू हो गया, सिख हो गया, इस्लाम हो गया। फाइन आर्ट्स बोले तो आर्किटेक्चर, पेंटिंग कैसी थी, लैंग्वेज, लिटरेचर, म्यूजिक। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात होगी, ठीक है। चलिए, नॉर्थ इंडिया इन द फर्स्ट ऑफ द 18th सेंचुरी, बहादुर शाह, बिगनिंग ऑफ द स्ट्रगल फॉर विजारत, राजपूत अफेयर्स के बारे में बात होगी। मराठास एंड द डेक्कन, accentuation of the party struggle, struggle for new विजारत, जुल्फिकर खान, जहांदर शाह, सैयद ब्रदर्स, आप पढ़ेंगे सब, मिरावल हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर न्यू विजारत, सैयद का नया विजारत मिल गया, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। विजारत ऑफ मोहम्मद अमीन खान एंड निजाम उल मुल्क। राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स, अलग अलग रीजनल स्टेट्स उभरना स्टार्ट हो गए थे क्योंकि मुगल एम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था ना, इसीलिए। बिगनिंग ऑफ फॉरेन इन्वेजन, वाह भाई वाह, फॉरेन इन्वेजन स्टार्ट हो गया फिर से। पहला कौन सा था, एंशिएंट, उसमें देखा था हमने एंशिएंट हिस्ट्री, हाँ वो जो क्या कहते हैं वो इंडो ग्रीक्स वगैरह हो गए, उनके बारे में देखा था। ये तुम्हारा सेकंड फॉरेन इन्वेजन हो गया 1725 से 48, ठीक है। मराठा बिड फॉर सुप्रीमेसी, मराठास एंड देयर पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, मराठास और उनकी जो एक्सपेंड करने की जो पॉलिसी थी उसके बारे में देखेंगे। मराठास, निजामुल मुल्क, मराठा एडवांस इनटू गुजरात एंड मालवा, किस तरीके से गुजरात और मालवा पे कैप्चर किया। मराठा एडवांस इनटू दोआब एंड पंजाब, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। दोस्तों ये इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना मेरे को कि पानीपत में ही ज्यादातर लड़ाइयां क्यों हुई, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन है जो महाभारत है वो कुरुक्षेत्र में ही क्यों देखी गई, ठीक है। तो दोस्तों अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं अभी हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडाइवल यही कवर कर रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री में आगे कवर करूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। और इस ये जो पीडीएफ है जीएस स्कोर का, मतलब काफी अच्छा है, बहुत एलेबोरेट वे में दे रखा है, डिटेल्ड दे रखा है। तो मैं इसका पीडीएफ का जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, ठीक है।
बाकी हम इसी पीडीएफ से हम आगे देख लेंगे। देखिए आगे दिखाता हूँ मैं आपको, मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस दिखाता हूँ। देखिए थोड़ा सा मैं एक व्यू दे देता हूँ। तो कहाँ गया, ये रहा। बिफोर 1857 का रिवॉल्ट हो गया, ठीक है। स्वराज के लिए स्ट्रगल हो गया, मॉन्ट स्टेटमेंट वगैरह ये सब चीजें आएंगे। इंटीमेशन ऑफ फ्रीडम टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ फ्रीडम, पार्टीशन, ठीक है, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस पार्ट है, ये वाला तुम्हारा। चलिए मैं इसे करा ही देता हूँ। सिनेरियो बिफोर 1857 से कैसा सिनेरियो होता, मतलब लेटर मुगल्स, मैंने बताया था मुगल्स जो मुगल्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, अर्ली मुगल्स और लेटर मुगल्स। लेटर मुगल्स आर द वीक मुगल एम्परर, एज वी कैन से दैट, बिकॉज लेटर मुगल से डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था। रीजनल पावर्स उभरना स्टार्ट हो गए थे 18वीं शताब्दी में। ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश ने किस तरीके से इंडिया पे कब्जा किया, ठीक। वॉर्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, कौन कौन से, जैसे प्लासी का युद्ध हो गया तुम्हारा, बक्सर का युद्ध हो गया, ठीक है। ये 1857 से पहले का केस है। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर 1857, देखिए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो 1857 से पहले कंपनी का रूल चलता था, ठीक है। लेकिन आफ्टर द 1857 रिवॉल्ट जो कंपनी का रूल है वो क्राउन के हाथों चला गया। फिर बोला जाने लगा कंपनी का जो रोल है वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया था, ठीक है। कंपनी को सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स दे रखे थे, पॉलिटिकल अफेयर्स जो हैं वो क्राउन के पास आ गए थे, ठीक। मतलब जो किंग या क्वीन होगी वही महारानी होगी, मतलब इंडिया की, उसी के बेसिस पे जो सब कुछ होगा इंग्लैंड में होगा। फिर INM, देखिए दोस्तों मैंने इसके बारे में प्रीलिम्स वाले सिलेबस में जो शॉर्ट में डिस्कस किया था उसके उधर भी देखा था, ठीक है। तो इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए अर्ली नेशनलिस्ट के बारे में बात होंगी। स्वदेशी मूवमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1900, जिसको हम कौन सा एक्ट बोलते हैं, मॉन्टफोर्ड और एक और है मोन्टेगू चैम्सफोर्ड, तो ये हो गया मॉर्लेमेंटो, हाँ मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं इसको, ठीक है। होम रूल लीग मूवमेंट हो गया, होम रूल लीग मूवमेंट। स्ट्रगल फॉर स्वराज, मॉन्टेक्स स्टेटमेंट है। इमरजेंस ऑफ गांधी एज अ मास लीडर, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे खिलाफत मूवमेंट हो गया तुम्हारा, और NCM हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। स्वराज पार्टी के बारे में बात करेंगे। रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म फेज 2 1920, सैमन कमीशन हो गया, नेहरू रिपोर्ट हो गई। इंटीमेशन ऑफ फ्रीडम, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो तुम्हारा नॉन कॉपरेशन हो गया। असहयोग आंदोलन, ये हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, RTC हुई थी, 3 RTC हुई थी तुम्हारी, 31, 31 और 32, मतलब 1931, 1931, 1932। पूना पैक्ट हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो अभी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, मच ऑफ द पार्ट टेकन फ्रॉम द GOI एक्ट 1935। त्रिपुरी सेशन देखेंगे 1939 का, अगस्त ऑफ सेशन तो काफी सारे देखेंगे, नागपुर सेशन है, कलकत्ता सेशन है, बॉम्बे सेशन है, ठीक है। काफी सारे सेशन है, वो इंपॉर्टेंट वो हम देखेंगे। अगस्त ऑफर दोस्तों, काफी सारी चीजें आती हैं, मतलब 3 चीजें हैं। अगस्त ऑफर है, एक अगस्त डिक्लेरेशन है, और हाँ मे भी 2 ही है, हाँ ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है उनके बारे में। इंडिविजुअल सत्याग्रह, उसके बारे में बात करेंगे, मतलब जो ये अन्नी बेसेंट जो हुए, और शायद लाला लाजपत राय भी थे, हाँ, तो उन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाया था, उसके बारे में बात होगी। पॉपुलर स्ट्रगल्स इन प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स में कौन कौन से स्ट्रगल्स चल रहे थे, जाट्स हो गए, और मतलब बहुत सारे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स, पार्टीशन ऑफ इंडिया, राइज ऑफ कम्युनलिज्म, वेवल का प्लान क्या था पार्टीशन के लिए, कैबिनेट मिशन प्लान क्या था, ठीक है। माउंटबेटन, ये सब फेल हो गए थे, लेकिन जो माउंटबेटन प्लान था, माउंटबेटन को भेजा ही इसीलिए था कि जल्दी जल्दी करवाओ जो भी करवाना है, पार्टीशन और इंडिया को इंडिपेंडेंट करना था, वो माउंटबेटन ने किया था। लेबर पार्टी ब्रिटेन में आ गई थी, ठीक है, तो वो चाहते थे कि इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हो जाए, इसीलिए माउंटबेटन को भेजा गया था लेबर पार्टी की तरफ से, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन रेनेसा, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, ठीक है। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट में तुम्हारा ये इंडियन रेनेसा में 18th सेंचुरी से
पहले की नहीं 18 सेंचुरी की बात है। राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा को खत्म किया, विवेकानंद हो गए, स्वामी परमानंद परमहंस हो गए, और काफी सारे हैं, ज्योतिबा फूले हैं, बिरसा मुंडा है, ये सब सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में आते हैं। रेनेसा, ठीक है। सिविल रिबेलियंस ड्यूरिंग ब्रिटिश के बारे में बात होंगी। ट्राइबल मूवमेंट्स हो गए तुम्हारे, है ना। पीजेंट्स मूवमेंट हो गए ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड्स, ठीक। पीजेंट्स मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। वर्किंग क्लास का जो मूवमेंट था उनके बारे में बात करेंगे। कम्युनलिज्म हो गया, लेफ्ट हैंड कम्युनिस्ट ट्रेंड नेशनल मूवमेंट में, मतलब कम्युनिस्ट आइडियाज डेवलप हो गए थे नेशनल मूवमेंट के दौरान। प्रेस एंड एजुकेशन कैसी थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। गवर्नर जनरल, प्री में क्वेश्चन आते हैं, हाँ प्री का सिलेबस ही डिस्कस हो रहा है, प्री में क्वेश्चन आते हैं गवर्नर जनरल से, ठीक है। वाइसराइज हो गए तुम्हारे, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हो गई, विवेकानंद जी हो गए, राजा राम मोहन रॉय हो गए, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय और एम एन रॉय ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए पहली बार सोचा था, यूं मान लो। राजा राम मोहन रॉय अलग और एम एन रॉय अलग। इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर कौन कौन से थे, जनरल कौन से थे दोस्तों, इस तरह से बहुत क्वेश्चन आता है, पिछली बार भी बहुत क्वेश्चन आए हैं। कांग्रेस के सेशन देखेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे बताया था, ये हाँ ये रही, त्रिपुरी सेशन हो गया, ठीक है। बहुत सारे सेशन हैं, नागपुर सेशन है, कलकत्ता सेशन है, बॉम्बे सेशन है, सबके बारे में पढ़ेंगे। और ये पार्ट आ गया पोस्ट इंडिपेंडेंस का, ये बाद में डिस्कस करेंगे, मेंस का पार्ट जब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैंने बता दिया मॉडर्न, मिडाइवल और एंशिएंट के बारे में, ठीक है। तो अगली जो वीडियो होगी वो तुम्हारी ये तुम्हारी रहेगी ज्योग्राफी के ऊपर। ज्योग्राफी ले लें, कल्चर, हाँ ठीक है, कल्चर ले लेंगे, कल्चर ले लेते हैं। कल्चर और एक सेकेंड, कल्चर और मे बी हाँ ज्योग्राफी, कल्चर और ज्योग्राफी के ऊपर सेकंड वीडियो होगी डिटेल डिस्कशन की, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में यहीं तक है, और बाकी का जो पीडीएफ का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और पिछली वीडियो का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।